नमस्कार दोस्तों और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे राजस्थान के अंदर आने वाली नई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। तो राजस्थान पुलिस के अंदर आपको आने वाले समय के अंदर 3578 पदों पर नई भर्ती देखने को मिलने वाली है। अब इसके रिगार्डिंग जितनी भी ज़रूरी जानकारी है वो मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर दे देता हूँ कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है। और अब की बार आपको बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिलने वाले। अब क्या क्या परिवर्तन यहाँ पे होने वाले हैं, सारी की सारी जानकारी मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो अगर आप राजस्थान पुलिस में अगर लगना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक कैंडिडेट है, तो आप लोग वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से जरूर देख लें ताकि आपको सारी की सारी जानकारी पहले से ही मिल जाए और आप इसी हिसाब से अपनी आगे की तैयारी है जो राजस्थान पुलिस के लिए वो अपनी शुरू कर सके। तो वीडियो को एकदम पूरा ध्यान से जरूर देखें। हालांकि जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। लाखों स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत बड़ी होने वाली है और बहुत सारे कैंडिडेट इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब है क्या कि जो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने जो 3578 पद है इन पर जो भर्ती है उसको अब मंजूरी दे दी है। तो आपको बहुत ही जल्द इसका जो विज्ञापन है, जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखना यह है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिल सकता है। बाकी जितनी भी जानकारी उस हिसाब से लग रहा है कि 5 से 6 महीने के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि आता है या फिर नहीं आता है। अब की बार क्या होगा कि यहाँ पे जो पहले क्या होता था, यहाँ पे पहले क्या होता था, जैसे पैटर्न की बात की जाए तो पहले आपका पेपर होता था, रिटन पेपर होता था, फिर आपका फिजिकल वगैरह होता था और बाद में मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता था। तो कहने का मतलब पहले पेपर बाद में फिजिकल। लेकिन अब की बार क्या कह रहे हैं कि आपको अब जो फिजिकल है वो आप पहले देना होगा। पहले तो आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, और जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर होगा तो उसके बाद में आपका जो रिटन पेपर है वो आपको देखने को मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी है। जैसे मान के चलते हैं कि अगर फिजिकल पहले हो जाता है तो जो कैंडिडेट बाहर निकल चुके हैं फिजिकल से, तो फिर क्या है, वो फ्री हो जाएंगे, फिर आगे उनको तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। बाकी किसी को ये चीज़ अच्छी लग सकती है और किसी किसी कैंडिडेट को ये चीज़ें बुरी भी लग सकती हैं। तो अपने अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें अलग अलग यहाँ पे हो सकती है। बाकी जो भी जिस तरीके से होता है आपको उसी हिसाब से यहाँ पे चलना होगा। और अब की बार क्या कहें कि अब की बार क्या किया जाएगा, पहले फिंगरप्रिंट और फिर उसके साथ में क्या होगा, आइरिस स्कैन भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब फिंगरप्रिंट तो स्कैन होगा ही होगा, फिंगरप्रिंट तो आपका लिया ही जाएगा, थंब इंप्रेशन जो भी है। उसके साथ जो आपका आइरिस स्कैन, जो आंखों का स्कैन है, वो भी लिया जाएगा और उसके बाद में ही आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा। तो ये दो काम आपको अब करने होंगे। अब यहाँ पे सरकार ऐसा क्यों करे, तो सरकार का कहना ये है कि हम जो डमी जो कैंडिडेट बैठते हैं, जो कि किसी दूसरे के जगह पे बैठ जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं ताकि पेपर में कम से कम धांधली हो, पेपर में इतनी ज़्यादा धांधली ना हो। बाकी सरकार को ये मालूम नहीं है कि जो पेपर है वो किस तरीके से आउट होता है। तो यहाँ पे ऐसी तो कोई बात है नहीं कि यहाँ पे जो डमी कैंडिडेट है वो बैठ जाते हैं। मेन जो मुद्दा है, जो पेपर का सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये निकल के आती है कि पेपर पहले से ही लीक होते जा रहे हैं। तो अगर सरकार इसको लेकर कुछ अगर नए नियम निकाले कि पेपर अगर लीक हो गया है या फिर इस तरीके से होगा, तो इसमें ये जिम्मेदारी होगी। बाकी ये कैंडिडेट की बात है कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट हो जाएगा, आइरिस स्कैन हो जाएगा, तो इससे कुछ नहीं होगा। जो पेपर आउट होता है उस पे अगर सरकार कुछ अंकुश लगाए कि पहले से बोर्ड से ही पेपर बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे सरकार को कुछ ना कुछ बड़े कदम यहाँ पे उठाने चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। इसके लिए जो प्रस्ताव है वो भेज दिया है जो आपका जो सॉरी जो मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, उन्होंने जितनी भी वैकेंसी वगैरह है, डिटेल वगैरह सारी की सारी अब सरकार के पास से भेज दिया है। अब जैसे ही सरकार ओके कर देगी, वेरीफाई कर देगी कि हाँ भाई वैकेंसी निकाल दो, तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द देखने को उस हिसाब से मिल जाएगा। अब यहाँ पे अभी ऐसी जो डेट वगैरह वो अभी कुछ भी नहीं बताई है। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से जैसे ही अगर अपडेट होगी तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। अब क्या होगा कि आपको इसमें सीईटी भी देखने को मिलेगा, सीईटी भी होगा अब इसमें। अब आपको सीईटी के बेसिस पे भी सिलेक्शन होगा। पहले जो सीईटी के कैंडिडेट है अगर उन्होंने पेपर दिया है तो वही राजस्थान पुलिस के लिए एलिजिबल है, वरना आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपने सीईटी दिया है तो आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, बाकी आप नहीं भर सकते। अब सीईटी में देखते हैं कितने गुना कैंडिडेट लेते हैं। बाकी जो जिस हिसाब से चीज़ें हैं जो पहले हुआ था उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। मतलब जैसे अगर 3500 वैकेंसी है तो 3500 का 15 गुना कैंडिडेट यहाँ पे सीईटी से लिए जाएंगे। तब 3500 का 15 गुना आप देख सकते हैं, लगभग आप मान के चल सकते हैं 50,000 कैंडिडेट जो है वो इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आपने सीईटी का पेपर दिया है तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें पुलिस के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी होती है कांस्टेबल के अंदर, तो इसमें एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस होता है, एक होता है आरएससी और एमबीसी बटालियन का बैंड का जो होता है, एक इसमें टेलीकॉम ऑपरेटर भी होता है, जो पुलिस टेलीकॉम ऑपरेटर है वो भी इसमें होता है। तो इसमें 3 तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। अब आगे हम इसके जो
फीस वगैरह है वो फीस का हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी है तो 600 रुपये फीस है। अगर आप SC ST PWD और OBC EWS है तो आपकी 400 रुपये फीस लगने है। मतलब जनरल के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी 400 रुपये फीस लगने वाले। एज लिमिट कितनी है तो 18 से 24 इसमें एज है। आपने 18 पूरी कर लिया और 24 से कम है तो आप इसमें आसानी से जा सकते हैं। बाकी इसमें आपको कैटेगरी वाइज आपको इसमें छूट भी देखने को मिलती है। जैसे SC ST की वो यहाँ पे 5 साल की होगी शायद, और OBC को यहाँ पे शायद 3 साल की छूट भी देखने को मिलती है। तो जिस हिसाब से अगर आप जहाँ भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आपको इसमें छूट भी देखने को मिलने वाली है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो कुछ भी नहीं है, खाली अगर आप 12th पास है या फिर 10th पास है तो भी इसमें आप आसानी से जा सकते हैं। जैसे अगर मैं अलग अलग बात करूं, जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए क्या होता है कि आपको 12th पास होना चाहिए। वहीं अगर RSC है, MBC बटालियन बैंड है तो उसके लिए आपको खाली 10वीं पास होना चाहिए। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर होगा, जो पुलिस टेलीकॉम के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास 12th के अंदर साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। उसमें आप फिजिक्स ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर भी यहाँ पे हो सकता है। तो अगर इनमें से अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे जो टेलीकॉम है उसके लिए भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एक इसमें कांस्टेबल ड्राइवर की भी वैकेंसी आती है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जब वैकेंसी है, जैसे वैकेंसी अगस्त के अंदर आ रही है तो उसके 1 साल पहले तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब अगस्त 2023 के अंदर जैसे अगर मान के चलते हैं नोटिफिकेशन आ गया है तो अगस्त 2022 तक आपके पास जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस है वो उससे पहले पहले होना चाहिए। मतलब अगस्त 2022 तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए, तभी आप इसमें जा सकते हैं। 1 साल पुराना इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है तो ये अगर आपके पास है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से है तो ये मैंने पहले बता दिया कि पहले आपकी बार फिजिकल होगा। जैसे फिजिकल क्लियर होगा रिटर्न होगा। रिटर्न होने के बाद है जैसे अगर आपका अगर कोई स्पेशल अगर क्वालिफिकेशन है, जैसे NCC सर्टिफिकेट वगैरह है तो उनके भी नंबर दिए जाएंगे। अब उनके नंबर किस तरीके से है वो आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। फिर आपका जो DV है वो हो जाएगा। बाद में आपका जो नॉर्मल सा मेडिकल वगैरह होगा और फिर फाइनल मेरिट की बेसिस पे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से होगा। अब जो आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो किस तरीके से होगा तो इसमें रिटर्न की बात की जाए तो जैसे अगर 3 तरह की वैकेंसी मैंने बताई थी, एक तो होगा पुलिस कांस्टेबल एक, या फिर जो एक है जो पुलिस से टेलीकॉम है, एक जो कांस्टेबल चालक है जो ड्राइवर है, और तीसरा आता है फिर वो बैंड वाला। तो इसके लिए क्या है, रिटर्न में आपको जो पुलिस कांस्टेबल जो जनरल है टेलीकॉम है उसके लिए तो आपको 150 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। और जो कांस्टेबल ड्राइवर है उसके लिए आपको 150 नंबर का, दोनों का 150 है। जो बैंड है इस पर आपका पेपर वगैरह नहीं होगा। फिर आपकी बारी आती है फिजिकल। तो फिजिकल में क्या है, जो नॉर्मल पुलिस है टेलीकॉम है उसकी तो 30 नंबर है, और जो ड्राइवर है उसके यहाँ पे 20 नंबर हो गए। बैंड वालों के लिए भी यहाँ पे 20 नंबर का फिजिकल होगा। अब फिर आता है जो स्किल टेस्ट, दक्षता परीक्षा। मतलब स्किल आपके पास क्या है, जैसे अगर कांस्टेबल वाला जो ड्राइवर है उसके पास स्किल क्या होनी चाहिए कि उसको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, गाड़ी चला के देखेंगे कि इसको गाड़ी चलानी आती है फिर नहीं आती है, तो उसके 30 नंबर दिए जाएंगे। बैंड वालों से ऐसे ही किया जाएगा कि बैंड का इनको नॉलेज है या फिर नहीं होंगे, तो वो सामने से देखेंगे तो उसके भी 30 नंबर है। और जो टेलीकॉम वाले हैं जो जनरल कांस्टेबल है उनके लिए ये चीज़ ऐसे नहीं है, उनके लिए स्किल टेस्ट लागू नहीं है, उनसे कोई भी स्किल नहीं पूछा जाएगा। फिर अगर आप इसके अलावा कोई अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन है, जैसे NCC होमगार्ड वगैरह है, इससे रिलेटेड कोई अगर डिप्लोमा वगैरह आपने किया है तो 20 नंबर उसके भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और बाकी दोनों पे लागू नहीं है, एक तो गया बैंड हो गया, एक हो गया ड्राइवर, तो इस पर ये चीज़ें लागू नहीं है। तो नंबर कितने टोटल, अगर बात की जाए बैंड की तो इसमें 50 नंबर का है मैटर। बाकी दोनों की अगर बात की जाए, एक तो ड्राइवर हो गया और एक जो जनरल पुलिस कांस्टेबल और फिर जो ऑपरेटर टेलीकॉम है उनके यहाँ पे 200 नंबर का टोटल पेपर यहाँ पे रहने वाला है। तो पेपर इस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये मैंने पहले ही बता दिया। और आपका जो पेपर वो ऑफलाइन होगा, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन मोड पे आपका पेपर होगा। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रही है, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और पेपर 2 घंटे का पेपर आपका इसमें रहने वाला है। अब पेपर के अंदर क्या कुछ आता है, तो पहले क्या आता है, रीजनिंग आती है, और जिसमें बेसिक कंप्यूटर होगा। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर दोनों मिला के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। फिर जो जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, तो ये सारे के सारे क्या पार्ट बी के अंदर 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। फिर क्या है, फिर आपको इसमें जो नया टॉपिक जो जुड़ा था पिछले 2-3-4 सालों से, जिसमें क्या है आपको जैसे अगर महिला और बाल अपराध है उससे रिलेटेड आपके पास जो नॉलेज है वो होने चाहिए कि अगर इसी तरीके से अपराध हो तो ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो 10 नंबर का ये टॉपिक यहाँ पे रहता है। फिर बाकी इसमें क्या बचा था पार्ट डी के अंदर, राजस्थान की हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, आर्ट, जियोग्राफी, इकोनॉमी वगैरह, पॉलिटी वगैरह, ये सारे के सारे राजस्थान का 45 क्वेश्चन 45 ही नंबर के। तो कुछ 4 पार्ट के अंदर आपका पेपर है वो इस तरीके से डिवाइड यहाँ पे रहने वाला है। अब आगे हम
इसके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो हम देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है कि 40% होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी ये चीज़ें इसमें कोई भी काम नहीं करती है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। तो इतने भी कम नंबर नहीं आते हैं कि आपको अगर 40% भी अगर देखना पड़े तो इतने कम नंबर नहीं आते हैं। बाकी इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने भी हो। आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पे ही यहाँ पे रहने वाला है। अब आगे क्या है, अब फिजिकल का यहाँ पे है कि 5 किलोमीटर दौड़ यहाँ पे होनी चाहिए। 5 किलोमीटर दौड़ आपसे करवाएंगे। तो इसमें एक तो आता है जो कांस्टेबल पुलिस और जो आपका टेलीकॉम है उसके लिए, और एक जो बैंड और जो ड्राइवर है उसके लिए क्या है। तो दोनों के लिए पुरुषों में 25-25 मिनट दिए जाएंगे, महिलाओं को दोनों में ही 35-35 मिनट है। तो इसमें किसी भी तरह की छूट वगैरह नहीं है। फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनको आधा घंटा दिया जाएगा 5 किलोमीटर के अंदर। फिर जो ट्राइबल है, ट्राइबल वाले कैंडिडेट है जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको भी आधा ही घंटा दिया जाएगा। तो ये जो दौड़ है वो आपकी 30 नंबर की रहने वाली है। और जो आपका बैंड वगैरह ड्राइवर है उसके यहाँ पे 20 नंबर का रहने वाला है। तो ये इसमें यहाँ पे रहने वाला है। टाइम वगैरह यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब अगर आपके पास है कोई भी अगर एक्स्ट्रा डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, तो उसके भी आपको यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। आपको इसमें एडिशनल फ़ायदा हो जाएगा। 15 से 20 नंबर आपको इसमें भी आसानी से मिल जाएंगे। तो 15 से 20 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें अगर आपके पास है NCC का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तब आपको सीधे 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। और अगर A सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर इसमें दिए जाएंगे। तो अगर C सर्टिफिकेट है तो आपको कुल 10 नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन का यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। तो आपके पास अगर ये है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपके पास है तो आप इसमें लगा देंगे। वहीं अगर होमगार्ड का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जैसे अगर आपने 3 साल तक होमगार्ड के अंदर काम किया है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर 2 साल तक अगर आपने सेवा दी है तो 8 नंबर। अगर 1 साल तक काम किया है तो आपको 6 नंबर इसमें दिए जाएंगे। तो ये होमगार्ड के लिए नंबर है। और बाकी इसमें अगर इसके अलावा कुछ और बच जाता है किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास डिप्लोमा वगैरह कुछ और है तो भी आपके नंबर दिए जाएंगे। जैसे अगर आपने MA किया है, MSc क्रिमिनोलॉजी की है, आपने साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई भी अगर आपने नॉलेज लिया है, कोई डिग्री ली है, डिप्लोमा ली है, तो आपको यहाँ पे 10 नंबर दिए जाएंगे। फिर दूसरे में क्या है, अगर आपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया, सोशल साइंस हो गया, अगर आपने LLB की, अगर आपने उपाधि ली है LLB का, अगर आपने कोर्स किया है तो उसके भी आपको 8 नंबर इसमें दिए जाएंगे। फिर इन उपरोक्त अगर बात की जाए इन दोनों के अलावा अगर आपके पास कोई और अदर डिप्लोमा है जो एक वैलिड होगा तो उसके भी आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। वो तो अब जो आपका जो बोर्ड है वही तय करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम की आपका जो डिप्लोमा है वो इसमें वैलिड होता है या फिर नहीं होता है। तो उसी हिसाब से आपको इसके नंबर भी अलॉट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपकी जो नंबरिंग है वो स्पेशल एजुकेशन की रहने वाली है। तो इससे रिलेटेड जो जरूरी जानकारी थी, जितनी भी ज़रूरी थी, वो मैंने शायद आपको यहाँ पे बता दी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा कुछ और जानने की ज़रूरत है। तो आपको अब करना क्या है, आपको अभी से ही इसी वक्त से ही अपनी तैयारी में अब लग जाना है, जी जान से लग जाना है। अगर आपने सारी की सारी जानकारी देख ली है, सारी की सारी चीज़ें अगर आपके फेवर में है तो आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं, ताकि आपके पास आगे आने वाले समय के अंदर काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिले और आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। तो इसलिए आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लग जाए। और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, जो चेंज था वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा अगर कुछ और जानकारी चाहिए या फिर आपको अगर कोई डाउट वगैरह कुछ बच जाता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं उनका रिप्लाई यहाँ पे ज़रूर देने वाला हूँ। तो ये थी इस वीडियो के अंदर राजस्थान पुलिस को लेकर सारी की सारी जानकारी। इसी तरह की और नई नई अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।